नमस्कार। आज हम बिहारी के दोहों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। बिहारी के जन्मकाल के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। बिहारी बिहार टीका में उनकी जन्म तिथि संवत 1652 विक्रमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी लिखी गई है और ये सर्वमान्य है। उनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु और भगीरथ मिश्र उनका जन्म स्थान ग्वालियर के निकट गोविंदपुर मानते हैं और यही सर्वमान्य हुआ। उनके पिता केशव राय भी बहुत अच्छे कवि थे। बिहारी की पत्नी महाविद्या भी कवित्री थी। बिहारी ने संस्कृत प्राकृत की शिक्षा बाबा नरहरि दास से प्राप्त की थी। नरहरि दास ओरछा के महंत और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी भी थे। मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी जयपुर के राजा मिर्जा जय सिंह को ही बिहारी का आश्रयदाता मानते हैं। अन्य दरबारी कवियों की भांति बिहारी ने भी अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति में दोहे लिखे। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इसमें 713 दोहे हैं जो प्रामाणिक हैं। इनका प्रमुख विषय श्रृंगार, भक्ति और नीति रहा है। बिहारी की विशेषता यह रही है कि थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहने की क्षमता रखते थे, इसलिए उनके काव्य को गागर में सागर कहा गया। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे यानी सतसई के। बिहारी ने जो सतसई ग्रंथ लिखा है, तो नाविक का मतलब है शिकारी, जो इस तरीके से अपने शिकार पर तीर चलाता है कि वो पूरा निशाने पर लगता है। राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा अनुरक्त थे। पत्नी के प्रेम में अनुरक्त थे और राज दरबार की तरफ उनका ध्यान नहीं था। उस समय बिहारी ने यह पद लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कवन हवाल। ये अन्योक्ति का उदाहरण है। इसमें दो अर्थ हैं। एक तो अभिधात्मक अर्थ जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। कोई कली है जो अभी तक खिली नहीं है, अभी तक उसका पराग, उसमें पराग भी नहीं है, मधु भी नहीं है, पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है। और अली यानी भंवरा जो उसके ऊपर मंडरा रहा है। ये दोहा लिखकर उन्होंने राजा जयसिंह को भेज दिया और राजा जयसिंह ने जब इस दोहे को पढ़ा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद से ही राजा जयसिंह अपने दरबार में आ गए और अपने राजकाज की तरफ ध्यान देने लगे। और ये कहा गया कि आज के बाद तुम मुझे एक दोहा रोज लिख कर देना और हर दोहे के लिए तुम्हें एक सोने की मोहर मिलेगी। अगर सोने की उस मोहर का वजन हम 10 ग्राम भी मान लें तो आज का 10 ग्राम, आज का रेट आप देख लीजिए 40,000 या 35,000 जो भी है। तो उनको सिर्फ 2 लाइनें लिखने के लिए 35 और 40,000 रुपए मिलते थे। तो अगर किसी में ये क्षमता है जो बहुत अच्छे से काव्य रचना कर सकते हैं, तो अपने करियर को भी इसकी तरफ ले जा सकते हैं। आज भी काव्य करने वालों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। बहुत बड़े बड़े काव्य मंच होते हैं, कवियों के मंच होते हैं, वहां पर इन लोगों को सम्मान के साथ बुलाया जाता है, ऐसे कवियों को जो बहुत अच्छे से बात कहना जानते हैं। तो उसके लिए एक दोहा उनका बहुत प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने सिर्फ क्रियाओं का ही प्रयोग किया है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब यहाँ पर एक भवन है जहाँ पर कोई गुरु बैठे हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तो उस समय उसमें नायक नायिका की तरफ देख रहा है और आंखों ही आंखों से उससे कुछ कह रहा है। कहत कहत आंखों से कुछ कह रहा है, कहत है ना, गुस्से से प्रतिक्रिया देती है।
कहत नटत रीझत, उसके जो प्रतिक्रिया देने की जो अदा है, प्रतिक्रिया देने की जो तरीका है, उस पर नायक रीझ जाता है, रीझत। और उसे देखकर फिर नायिका खींच जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है कि मतलब मैं इतना उसकी तरफ गुस्से से देख रही हूँ और फिर भी वो मेरी तरफ प्यार से देख रहा है। खींचत मिलत खिलत लजियात, और फिर थोड़ी देर में दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों के चेहरे खिलते हैं और नायिका जो है आंखें झुका लेती है। खिलत लजियात, शर्मा कर आंखें झुका लेती है। भरे भवन में करत हैं, पूरा भवन भरा हुआ है और इन दोनों में क्या बातें हो रही हैं किसी को भी नहीं पता। इनकी आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, किसी को भी नहीं पता कि इन दोनों में क्या चल रहा है। तो ये इतनी बड़ी बात को उन्होंने थोड़े से शब्दों में कह दी है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो इस तरह की बात उन्होंने सिर्फ दो पंक्तियों में ही खत्म कर दी। एक दोहे जैसे छोटे से छंद में इतनी बड़ी बात कहने की क्षमता उनमें थी, इसीलिए कहा जाता है उनके दोहे जो हैं गागर में सागर की तरह है कि बहुत बड़ी बात को थोड़े से शब्दों में कहने की उनकी क्षमता है, वो कह सकते हैं। द्रुग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। द्रुग यानी आंखें, उर्झत यानी उलझती है, टूटत यानी टूट जाते हैं, कुटुंब यानी परिवार, जुरत यानी जुड़ती है, चतुर चित्त चालाक लोग जो होते हैं, प्रीति यानी प्रेम, परत पड़ती है, गांठ उनको बुरा लगता है, दुर्जन यानी जो बुरे लोग होते हैं, जो इसके बारे में आगे बताती हूँ, हिये यानी हृदय में, दई दई मतलब एक परमात्मा, नई यह रीति तरीका। अब देखिए कार्य कारण सिद्धांत होता है, एक कार्य कारण सिद्धांत होता है। जहां पर कोई कार्य होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, ठीक है। अगर एक पेड़ है, उसकी टहनी सूखी है और उस पर एक कौवा आके बैठ गया और एकदम से टहनी टूट जाएगी। कौवा बैठा, टहनी टूट गई। टहनी इसलिए टूट गई क्योंकि वो सूखी थी, है ना। तो कार्य कारण सिद्धांत क्या हुआ, कारण क्या था, कौवे का बैठना, और कार्य क्या हुआ, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, टहनी टूट गई, है ना। अब यहाँ पर क्या है, कार्य कारण सिद्धांत क्या है, जहां पर कारण होता है वहां पर कार्य होता है, उसी जगह पर कार्य होता है। ऐसे नहीं है कि कौवा यहाँ बैठा हो कहीं और जाकर टहनी टूटी है या कहीं उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगह पर हुई, ऐसे नहीं, जहां बैठा वहीं पर वो टहनी टूटी है। अब यहाँ पर क्या है, ध्रुग उर्जत, ध्रुग का मतलब आंखें उलझती हैं, आंखें उलझती हैं, नायक और नायिका की आंखें उलझी, है ना। और टूटत कुटुंब, उनके कुटुंब को, जब उनके परिवार वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी दूसरे के लड़के के साथ प्रेम करती है या पड़ोसी के लड़के के साथ प्रेम करती है, तो उन दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो लड़की वाले कहते हैं कि आपका बेटा जो है हमारी बेटी को फुसला रहा है, और जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमारे बेटे पर डोरे डाल रही है, इस वजह से परिवार टूट जाते हैं, है ना। जुरत चतुर चित्त प्रीति, और ये दोनों बहुत चालाक होते हैं, इन दोनों की प्रीति जुड़ी रहती है। परत गांठ दुर्जन ही है, जो दुर्जन तीसरा व्यक्ति होता है। अब तीसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की वो हो सकती है जो उस लड़के को चाहती थी, कोई लड़का वो हो सकता है जो इस लड़की को चाहता था। ये दोनों जो हैं आपस में प्रेम करने लगे हैं, इनका कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, जो इन्हें चाहता था, उसके मन में गांठ पड़ जाती है, वो अंदर ही अंदर उसके मन में जलन शुरू हो जाती है कि ये लड़की तो मुझे पसंद थी और ये किसी और से प्रेम कर रही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इनके संबंध तोड़ना चाहेगा। ये चीजें होती है। परत गांठ, गांठ का मतलब होता है उनके दिल में बुरी भावनाएं, उनके प्रति बुरे विचार, बुरी भावनाएं पैदा होती हैं, है ना। परत गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीति। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, उलझती हैं आंखें, टूटते हैं कुटुंब, और गांठ कहाँ पड़ रही है, दुर्जन के दिल में।
तो ये तीनों चीजें अलग अलग जगह पर हो रही हैं। कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार जहां पर कारण होता है वहीं पर कार्य होता है, और यहाँ पर कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है, परिणाम कहीं और दिखाई दे रहा है। तो ये कवि कहता है कि हे परमात्मा, ये कौन सी रीति आपने बनाई है। अगर आप बिहारी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझने को मिलेंगी, और आपको लगेगा कि हम ये सारे के सारे पद रट डालें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहारी के पद, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। जो पद आपको आसान लगे, जो समझने में आसान लगे, जो पढ़ने में आसान लगे, वो सारे पद आप याद कर लीजिए। कोशिश कीजिए 15, 20, 25, 50 पद आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो आप जब भी उत्तर लिखेंगे उसमें इन पदों का जिक्र करेंगे। अगर आ जाता है प्रश्न कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, तो आप लिख दीजिए, कुछ 10-15 दोहे उसके अंदर डाल दीजिए। जो परीक्षक होगा उसको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। दूसरे पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।